तो बहुत बहुत नमस्कार सब बच्चों को। क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, धन्यवाद जी। वेरी वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। डन। तो बच्चों ने क्लियर कर दिया कि सर आवाज आ रही है, और अगर आवाज आ रही है तो बात खत्म हो जाती है। ठीक है। तो जैसे आप लोग जानते हैं कि हमारी इकोनॉमिक्स की क्लासेस चल रही हैं, ठीक है, और आज का हमारा टॉपिक है बैंकिंग इन इंडिया, यानी कि भारत में बैंकिंग। और ये अगर आपसे पूछूं ये आपके पूरी की पूरी इकोनॉमिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर हो सकता है, क्योंकि इससे क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं, बैंकिंग इन इंडिया से। तो इसी के साथ साथ हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। हमारी आज की इस क्लास को बहुत सारे बच्चे एज अ डेमो क्लास भी देख रहे हैं, जो बच्चे ऐप पर भी देख रहे होंगे, और ये क्लास यूट्यूब पर भी बच्चों के लिए एज अ फ्री डेमो ऐप चलेगी। ठीक है। तो अगर कोई बच्चा इस क्लास के बाद ज्वाइन करना चाहता है इस ग्रुप को, तो उसकी बात हम लोग बिल्कुल एंड में करेंगे, अभी नहीं करेंगे। ठीक है। तो चलिए इसी के साथ साथ स्टार्ट करेंगे क्लास को। और फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ना क्या है? हमने पढ़ना है कि बैंक क्या होता है। हमने पढ़ना है कि व्हाट इज बैंक। भारत में बैंकिंग की एक बेसिक हिस्ट्री क्या है, यानी कि इससे जुड़े हुए एग्जाम में क्वेश्चंस क्या क्या बनते हैं और क्या क्या आते हैं। ठीक है। कितने प्रकार के बैंक होते हैं, बैंक्स के फंक्शन क्या होते हैं, और एने पढ़ेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या होता है। ये करके हमारा चैप्टर यहां पे खत्म हो जाएगा। तो अगर आपसे बात करूं कि व्हाट इज बैंक, ये अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि भाई बैंक होता क्या है या बैंक करता क्या है। बहुत सारे लोगों के माइंड में क्वेश्चन भी आता है कि बैंक पैसे कैसे कमाता है या बैंक क्या काम करता है। तो सारी बात क्लियर हो जाएंगी अभी। तो भैया ये पूछ रहा है कि व्हाट इज बैंक, कि बैंक बेसिकली है क्या। तो बैंक एक इंस्टीट्यूशन है, या बैंक एक संस्था है, या मानकर चलो बैंक एक कंपनी की तरह काम करती है। ठीक है। एक बैंक है, एक बैंक है। ठीक है। बैंक एक ऐसी संस्था है जो लोगों के पैसे को अपने पास जमा करके रखती है, यानी कि लोगों के पैसे को अपने पास डिपॉजिट करके रखती है। ठीक है। और लोगों के पैसे को डिपॉजिट करने के रखने पर लोगों को ब्याज, यानी कि लोगों को इंटरेस्ट भी पे करती है। जैसे आप में से अगर किसी का बैंक अकाउंट है तो आपको पता होगा कि जो पैसे हम बैंक के अंदर रखते हैं, हमें बैंक उसका कुछ थोड़ा बहुत ब्याज, इंटरेस्ट पे करती है बैंक। अगर ऐसे नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, मानो कि 10 बैंक है। ठीक है। अब 10 बैंक में से कौन सा बैंक चूज करें, तो जो बैंक ज्यादा इंटरेस्ट देगा उसको चूज कर सकते हैं, और ऐसा होता भी है। ठीक है। इसीलिए कभी कभी ये जो बैंक्स के इंटरेस्ट रेट, जो बैंक कस्टमर को इंटरेस्ट रेट पे कर रहा है, ब्याज पे कर रहा है, ये अलग अलग हो सकता है। इसके साथ साथ बैंक का जो मेन फंक्शन है, अभी तो बैंक ने आपसे पैसे लिए हैं। ठीक है। बैंक आपको लोन देने का भी काम करता है। बैंक आपको लोन देने का भी काम करेगा, यानी कि बैंक आपको ऋण देने का काम करेगा। जिस केस में बैंक आपको ऋण देने का काम कर रहा है, लोन देने का काम कर रहा है, उस केस में बैंक आपसे ब्याज लेगा। उस केस में बैंक आपसे ब्याज लेगा या बैंक आपसे इंटरेस्ट लेगा। ठीक है। तो ये एक बैंक है। बैंक एक ऐसी संस्था है जो लोगों को अपने पैसे को सेव करने की एक सुविधा प्रदान करता है, आपके पैसे को संभाल कर रखता है। दूसरा, अगर किसी व्यक्ति को पैसे की जरूरत है तो उसको लोन भी देता है, और लोन देने पर उससे ब्याज भी लेता है। ठीक है। अगर पैसे आपका बैंक में जाएगा तो आपको ब्याज मिलेगा, अगर पैसा बैंक से लोगे तो बैंक को ब्याज दोगे। राइट। सिंपल सिंपल। ठीक है। अब यहां मुद्दा क्या आता है, यहां पर मुद्दा यह आता है, यहां पर मुद्दा यह आता है कि बैंक पैसे कैसे कमाता है। देखो, जब बैंक आपके डिपॉजिट पर आपको इंटरेस्ट पे कर रहा है, तो वो आपको सिर्फ 4% के आसपास, 4% के आसपास ब्याज पे करेगा। वहीं पर अगर मैं किसी बैंक से पर्सनल लोन लूं कि मुझे लोन चाहिए, तो वो मुझसे जो ब्याज लेगा या मुझे जो बोलेगा ब्याज देने के लिए, कहेगा भैया जी 12% का ब्याज लगेगा।
कि भैया जी सालाना 12% का ब्याज लगेगा, तो जो 12% का ब्याज हमसे बैंक ले रहा है और 4% का ब्याज जो बैंक हमको दे रहा है, बचा 8%, ये ब्याज, ये हमारे बैंक का प्रॉफिट है। ये बैंक का प्रॉफिट हुआ, बैंक इसी से पैसा कमा रहा है। बात समझ आई क्या कहना चाह रहा हूं? ये बैंक का 8% का ग्रोस प्रॉफिट है। इसके बाद जो बैंक के खर्चे हैं, सैलरी वैलरी कर हटाकर उसको माइनस कर देंगे, तो बैंक का नेट प्रॉफिट निकल आएगा। सर हाउ इज योर हेल्थ? आई एम टोटली गुड, थैंक यू सो मच पूछने के लिए। क्लियर भैया? बात समझ आ गई क्या कहना चाह रहा हूं कि बैंक पैसे कैसे कमाता है, बैंक कैसे काम करता है। डन, चलिए बहुत अच्छे। इसके बाद थोड़ा सा यही चीज यहां लिखी भी हुई है, तो जो बच्चे नए उनको बता देता हूं कि आपको ये नोट्स भी पीडीएफ के अंदर मिलेंगे और आपको ये भी पीडीएफ के अंदर मिलेगा। ये बोल रहा है कि बैंक एक लॉफुल ऑर्गेनाइजेशन है। बैंक एक लॉफुल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि बैंक को एक कानून के तहत, यानी कि बैंक एक कानून के तहत आपकी एसोसिएशन ने कि एक जो नया बैंक बनेगा, उस बैंक को बनने के लिए अगर कोई नया बैंक बनता है तो उसको बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, उसको बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में खुद को रजिस्टर करवाना पड़ेगा। उसको बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट 1945 में खुद को रजिस्टर करवाना पड़ेगा। कुछ बच्चों को लगता है कि आरबीआई एक्ट में कराना पड़ता है। आरबीआई एक्ट में नहीं कराना, आरबीआई एक्ट में नहीं कराना। कहां कराना है? रेगुलेट बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में रजिस्ट्रेशन कराना है। ठीक है, इसी एक्ट में लिखा हुआ है, इसी एक्ट में लिखा हुआ है कि भारत के सभी बैंक आरबीआई के द्वारा रेगुलेट करे जाएंगे। इसी एक्ट में लिखा हुआ है। बात समझ आई? सर बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में क्या डिफरेंस है? देखो बैंक, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, मैं आपको अभी क्लियर कर दूंगा, पहले तो इसको पढ़ लेते हैं एक बार। तो बहुत सिंपल सा पॉइंट ये बोल रहा है कि बैंक उस वित्तीय संस्थान को कहते हैं जो जनता से धनराशि जमा करने तथा जनता को ऋण देने का काम करता है। लोग अपनी अपनी बचत राशि को सुरक्षा की दृष्टि से अथवा ब्याज कमाने के हेतु इन संस्थाओं में धनराशि जमा करते हैं और आवश्यकता अनुसार समय समय पर निकालते हैं। सिंपल, राइट? ये बैंक का बेसिक मतलब है। हमारे एक भाई ने क्वेश्चन पूछा कि सर बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में क्या फर्क है? देखो, जैसे मानो कि अगर मैं ये गोला बनाऊं तो ये गोला एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को कवर करता है। ये गोला फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को कवर करता है। ठीक है, इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का एक पार्ट है बैंक, एक पार्ट होगा इंश्योरेंस कंपनीज, एक पार्ट होगा इंश्योरेंस कंपनीज, एक पार्ट होगा एनबीएफसीज। बात समझ आ रही है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एक बहुत बड़ा टर्म है और बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का एक पार्ट है, या ऐसा बोलो कि बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का एक टाइप है। यह मतलब जैसे आपका एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। ठीक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। तो ये एनबीएफसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, लेकिन ये बैंक नहीं है, लेकिन ये बैंक नहीं है। बात समझ आ गई? चलिए, एनबीएफसी क्या है आगे बात करेंगे, उसका अलग चैप्टर रहेगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा रहता है पॉइंट कि हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग इन इंडिया। क्या रहता है भैया? रहता है हमारा हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग इन इंडिया। ये हमारा इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है। थोड़ा कलर चेंज कर रहा हूं कि आपको अच्छे से बातें समझ में आए, कि आपको ऐसा ना लगे कि सर ये क्या बता दिया, दिख ही नहीं रहा कुछ, है ना? चलो, हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग इन इंडिया। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट बैंक इन इंडिया। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया या इन इंडिया। राइट इज आंसर इज बैंक ऑफ हिंदुस्तान। आंसर इज बैंक ऑफ हिंदुस्तान। 1770 में अलेक्जेंडर एंड कंपनी के द्वारा
अलेक्जेंडर एंड कंपनी के द्वारा इस बैंक को स्टार्ट किया गया। तो ये भारत का पहला बैंक है, ठीक है, ये भारत का पहला बैंक है, राइट। अब क्वेश्चन ये आता है कि भारत का बैंकों का एवोल्यूशन या भारत में बैंकों का विकास कैसे हुआ, भारत में बैंकों का विकास कैसे हुआ। यह क्वेश्चन बच्चों के या आपके नॉर्मली माइंड में आता है, या आपके नॉर्मली माइंड में आता है, ठीक है। क्या होता है, देखो हम लोग जानते हैं एक बात कि पहले जो ब्रिटिशर्स भारत आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी वाले बंदे, उनका काम था भारत के लोगों को एक्सप्लॉइट करना, और वो भारत के लोगों से या इंडियंस लोगों से टैक्स यानी कि कर वसूला करते थे, टैक्स यानी कि कर वसूला करते थे, ठीक है। अब क्या होता है ना, देखो एक बात ना बहुत बेसिक सी होती है, अगर कोई आपसे टैक्स ले रहा है तो आपको लगेगा कि हम इसको एक तरीके की फीस पे कर रहे हैं, और बाकी जो हमारा काम है, रोड बनाना, बिजली देना, ये सब हमें ये प्रोवाइड करेगा। अभी भी सरकार क्या करती है, अभी भी सरकार हमसे टैक्स तो ले ही रही है ना, लेकिन टैक्स के बदले हमें क्या दे रही है, टैक्स के बदले हमें रोड, बिजली, ब्रिजेस, ये जो बाकी चीजें हैं हमें सर्विसेज दे रही है, ठीक है। तो अगर भारत के लोगों को दिक्कत होती थी तो वो जाते हैं ब्रिटिशर्स के पास। अब ब्रिटिशर्स को भारत की प्रॉब्लम को सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो ब्रिटिशर्स ने बोला कि एक काम करते हैं, भारत और ब्रिटिशर्स के बीच में कुछ कंपनीज बना देते हैं, या कुछ मीडिएटर्स या कुछ बिचौलिए बना देते हैं, कुछ मीडिएटर्स या कुछ बिचौलिए बना देते हैं जो ब्रिटिशर्स और भारत के बीच में काम करेंगे, ठीक है भैया, बना दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन इनका काम क्या है, इन्हें क्यों बनाया गया, इनका काम था कि इन्होंने भारत के लोगों से टैक्स लेना है और आगे जाकर अंग्रेजों को यह टैक्स दे देना कि भाई भारत के लोगों से टैक्स ये लेंगे और वही टैक्स आगे ले जाकर ब्रिटिशर्स को दे देंगे, ठीक है। इस काम करने से ब्रिटिशर्स इनको एक फीस पे करते हैं, ये काम करने के ब्रिटिशर्स इनको फीस या कमीशन पे करते हैं, ठीक है। अब ब्रिटिशर्स की लालच बढ़ रही है, तो ब्रिटिशर्स ने इनको प्रेशराइज किया कि भैया थोड़ा टैक्स को बढ़ाइए, पैसा कम पड़ रहा है। इन्होंने भारतीयों को बोला कि भैया ज्यादा पैसे मांग रहे हैं अंग्रेज, तो टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा। भारतीयों ने कहा कि हमारे पास तो पैसा ही नहीं है, तो इन्होंने बोला कि तुम एक काम करो, तो अपने काम को ना, बिजनेस को, जो तुम खेती करते हो उसको बढ़ाओ, ज्यादा पैसा कमाओगे, इनको टैक्स देना, कुछ पैसा तुम्हारे पास बच जाएगा एक्स्ट्रा, है ना। तो उन्होंने बोला ये बात तो ठीक है कि हम बिजनेस को बढ़ाना तो चाहते हैं, अपने काम को, खेती को इंक्रीज तो करना चाहते हैं, लेकिन करें कैसे। उन्होंने बोला कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोग हमसे लोन ले लो, तुम लोग हमसे लोन ले लो, ठीक है। लोन के बदले तुम हमें नॉर्मल तरीके से एक ब्याज पे करना, उस लोन से बिजनेस को बढ़ाना, टैक्स पे करना, और वो टैक्स हम जाकर ब्रिटिशर्स को दे देंगे, तो तुम भी खुश, हम भी खुश, ब्रिटिशर्स भी खुश, ठीक है। लेकिन इस पूरे सिस्टम में क्या लगता है आपको, सबसे ज्यादा मजे किसके आ रहे हैं, इस पूरे सिस्टम में सबसे ज्यादा मजे किसके आ रहे हैं। बुरे बन रहे हैं ब्रिटिशर्स, टैक्स दे रहे हैं भारतीय, मजे सिर्फ मीडिएटर ले रहे हैं, मजे सिर्फ ये मीडिएटर बिचौली ले रहे हैं, बिचौलिए, समझे। अब इनका क्या फायदा हो रहा है कि ये इनसे फीस भी ले रहे हैं, ये इनसे ब्याज भी ले रहे हैं, ठीक है, और ये ले लेके इन्होंने अपने बिजनेस भी खड़े कर लिए। तो अब ये लोग ब्रिटिशर्स को चुभने स्टार्ट हुए, अब ये लोग ब्रिटिशर्स को चुभने स्टार्ट हुए। तो ब्रिटिशर्स ने बोला कि यार ये तो नहीं हो सकता, तो ब्रिटिशर्स ने बोला कि इनको एंड करके हम अपने बैंक्स स्टार्ट करेंगे। तो यहां पर भारत में मेजरली बैंक्स का काम चालू हुआ, ठीक है। इसी के चलते हुए अंग्रेजों ने 3 बैंक स्टार्ट किए, कौन कौन से,
एक बैंक ऑफ कलकत्ता 1806 में, एक बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 में, और एक बैंक ऑफ मद्रास 1843 में। ध्यान रखना बात को, एक बैंक ऑफ कलकत्ता 1806 में, एक बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 में, और एक बैंक ऑफ मद्रास 1843 में। ठीक है, जिनको इन तीनों को प्रेसिडेंसीज बैंक भी कहा गया, इन तीनों को प्रेसिडेंसीज बैंक्स का नाम भी दिया गया। अगर कभी भी अंग्रेजों की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको स्टार्टिंग में यही तीन जगहें ज्यादा डेवलप करते हुए वो लोग नजर आते हैं। कलकत्ता स्टार्टिंग करी थी, कलकत्ता के बाद बॉम्बे गए, फिर मद्रास गए, मतलब बॉम्बे मद्रास तो उन्होंने ऑलमोस्ट सेम टाइम पे ही किया था। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट हमारे सामने आता है, जो हम इसको और भी समझना चाहते हैं, इसमें हमारा नेक्स्ट पॉइंट सामने यह आता है कि भाई ये तो ठीक बात होगी सारी की सारी, फिर एग्जाम में क्वेश्चन आता है या आपके एग्जाम में चीजें पूछते हैं आपसे एग्जामिनर्स कि भाई एक ऐसा बैंक था जिसको मैनेज करने का काम भी इंडियंस कर रहे थे, जिसको मैनेज करने का काम भी इंडियंस कर रहे थे। ठीक है, और जिसको चलाने का काम भी, कि मैनेज भी यही कर रहे हैं, और उस बैंक के ओनर यानी कि उस बैंक के जो मालिक हैं वो भी इंडियंस हैं, वो भी इंडियंस हैं। ठीक है, जिस बैंक की शुरुआत 1894 के अंदर करी गई थी लाहौर में, उस बैंक का नाम क्या है? क्या आप में से मुझे कोई बता पाएगा कि उस बैंक का नाम क्या है? बताइए, एनी आइडिया? कि हां सर ये हमने सुना है, बोलिए। राइट आंसर इज, यहां बात हो रही है बेटा पंजाब एंड नेशनल बैंक की, पीएनबी। ये बैंक इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये बैंक आजादी के बाद भी काफी समय तक चलता रहा, पीएनबी बैंक। ठीक है, अभी भी है, कोई डाउट की बात ही नहीं है इसमें। राइट, पीएनबी बैंक। तो ऐसा एग्जाम में आता है कि इसको फर्स्ट इंडियन बैंक भी कहा जाता है, इसको फर्स्ट इंडियन बैंक भी कहा जाता है। ठीक है, राइट। फिर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कि भाई फर्स्ट पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया, फर्स्ट पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया। ठीक है, इसका आंसर है इलाहाबाद बैंक, इसका आंसर है इलाहाबाद बैंक, जिसकी स्थापना 1865 में करी गई, जिसकी स्थापना 1865 में करी गई। राइट। फिर एक आता है फर्स्ट कमर्शियल बैंक इन इंडिया, फिर आता है कि फर्स्ट कमर्शियल बैंक इन इंडिया, फर्स्ट कमर्शियल बैंक इन इंडिया, जिसकी स्थापना 1881 में करी गई, वो है आपका अवध कमर्शियल बैंक, वो है आपका अवध कमर्शियल बैंक। राइट। तो एग्जैक्ट इसी तरीके से आपके एग्जाम में ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, आपके एग्जाम में एग्जैक्टली आपसे हाँ जी, ये वही बेटा इलाहाबाद बैंक है जो इंडियन बैंक के अंदर मर्ज हो गया था, वही बैंक है ये। ठीक है, बिल्कुल सही बोला आपने, वेरी गुड मधुरिमा जी। तो यहां पर क्या है ना, देखो बच्चों का कंफ्यूजन हो जाती है। बच्चा कहेगा सर आपने कहा था कि पहला बैंक तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान है, मैंने क्या बोला था कि भारत का पहला बैंक हिंदुस्तान बैंक है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, अलेक्जेंडर एंड कंपनी के द्वारा 1770 में, जो कि एक प्राइवेट बैंक है, जो कि एक प्राइवेट बैंक हुआ। ठीक है, फिर मैंने क्या बोला आपको, फिर मैंने आपको बोला कि फर्स्ट इंडियन बैंक यानी कि वो बैंक जो भारतीयों के द्वारा ही मैनेज भी किया जा रहा है और भारतीयों के द्वारा ही चलाया भी जा रहा है, इसे बोला गया फर्स्ट इंडियन बैंक या फर्स्ट बैंक मैनेज्ड एंड ओन्ड बाय इंडियंस। राइट आंसर इज पंजाब एंड नेशनल बैंक।
पंजाब एंड नेशनल बैंक की स्थापना लाला दयाल सिंह और लाला लाजपत राय जी के द्वारा करी गई। लाला लाजपत राय जी के द्वारा करी गई। फिर एग्जाम में आता है कि पहला पब्लिक सेक्टर बैंक यानी कि पहला सार्वजनिक बैंक इलाहाबाद बैंक, जो कि 1865 में हुआ। फिर फर्स्ट कमर्शियल बैंक। अच्छा, कमर्शियल बैंक क्या होता है? कमर्शियल बैंक वो बैंक होता है जो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस करने के ऑब्जेक्टिव से बनाया गया, पैसे करने के ऑब्जेक्टिव से बनाया गया। राइट रौनक बेटा, जो डाउट है पूछ लो, पूछो क्या डाउट है पूछो। ठीक है, जैसे यहां पर हमारे एक ऋतु ने पूछा है क्वेश्चन, जो कि डेफिनेटली कि बैंक ऑफ हिंदुस्तान या पीएनबी कौन सा फर्स्ट बैंक है। देखो, अब यहां पर यही मैं कुछ समझाना चाह रहा हूं कि जब बैंक ऑफ हिंदुस्तान की बात करी गई है तो ये नॉर्मल बैंक है कि बैंक ऑफ हिंदुस्तान पहला बैंक है, लेकिन ये वो पहला बैंक है जिसके मालिक भी भारतीय हैं और जिसको चला भी भारतीय रहे हैं, कि फर्स्ट बैंक ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय इंडियंस। एक बार ना जो बता रहा हूं टॉपिक उसको सुन लिया करो। अगर आप पहले ही एंजाइटी लेके ऐसे डाउट पूछोगे तो मुझे पता है कि आपके मन में क्या डाउट आएगा। ठीक है, मुझे पता है कि आपके मन में क्या डाउट आएगा। मैं आपके इसी बातों को, सब चीजों को क्लियर करके चलूंगा। डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, टेंशन मत लो इतनी। ठीक है, चलो। तो पब्लिक सेक्टर बैंक इलाहाबाद बैंक, फर्स्ट कमर्शियल बैंक अवध कमर्शियल बैंक 1881, अवध कमर्शियल बैंक 1881। ठीक है, इसके साथ साथ हमारे एग्जाम में एक क्वेश्चन ये भी आता है। ये तो फर्स्ट कमर्शियल बैंक हुआ है, लेकिन ये भारतीयों के प्रॉपर तरीके से भारतीयों के द्वारा नहीं है ये। ठीक है, मतलब इसके जो हमारे फाउंडर्स हैं, जो इसको मैनेज कर रहे हैं, वो इंडियंस हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन ये एक फर्स्ट कमर्शियल बैंक है। फिर एग्जाम में क्वेश्चन आता है जो कि अपने आप में क्वेश्चन एक बार नहीं कई बार एग्जाम के पूछा जा रहा है कि भाई, जब भारत में, आपने सुना होगा कि भारत में जब 1905 में बंगाल का विभाजन यानी कि पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल का विभाजन यानी कि पार्टीशन ऑफ बंगाल अनाउंसमेंट करा गया, तो उस साल में 1905 से लेकर 1911 तक एक आंदोलन चलाया गया। जरा बताना उस आंदोलन का नाम क्या था? एक आंदोलन या एक मूवमेंट चलाई गई, जरा बताइए एक बार कि उस मूवमेंट का या उस आंदोलन का। बेटा लाला दयाल सिंह नाम है उनका, लाला दयाल सिंह ही नाम है बेटा उनका। बताइए जरा एक बार। हाँ जी, बहुत बढ़िया। ये मूवमेंट थी हमारी स्वदेशी आंदोलन या हमारी स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट में एक बहुत बेसिक ऑब्जेक्टिव था कि जो भी चीज अंग्रेजों की है, जो भी चीज अंग्रेजों की है उसको बॉयकॉट करो और भारत की चीजों को प्रमोट करने का ट्राई करो, भारत की चीजों को प्रमोट करने का ट्राई करो। यही बात तो हुई थी ना, यही बात तो हुई थी कि बॉयकॉट फॉरेन गुड्स एंड स्टार्ट यूजिंग इंडिजीनियस प्रोडक्ट्स, यानी कि जो चीजें भारत के अंदर बनाई जा रही हैं उनको यूज करो। तो यही कहा गया। उसी समय चलते चलते यह कहा गया कि हमें भी अब जो हम अंग्रेजों के बैंकों को यूज कर रहे हैं, अंग्रेजों के बैंकों को यूज नहीं करना, हमने भारत के द्वारा बैंक को यूज करना। तो इसी समय एक बैंक बनाया गया, इसी समय एक बैंक बनाया गया। 1911 में इस आंदोलन के चलते हुए एक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, एक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना करी गई। ठीक है, जिसको फर्स्ट स्वदेशी बैंक कहा जाता है, जिसको फर्स्ट स्वदेशी बैंक कहा गया। इस स्वदेशी बैंक के अंदर भी जो इस बैंक के फाउंडर थे वो भी इंडियंस थे और इस बैंक के जो मालिक थे या जो इस बैंक को मैनेज कर रहे थे वो भी इंडियंस थे। क्योंकि ये बैंक स्वदेशी आंदोलन के चलते हुए स्टार्ट किया गया था, इसीलिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को फर्स्ट स्वदेशी बैंक कहा जाता है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को फर्स्ट स्वदेशी बैंक कहा जाता है। एग्जाम में आता है कि इसके फाउंडर कौन थे,
तो इसके फाउंडर थे फिरोज शाह मेहता। इसके फाउंडर थे फिरोज शाह मेहता साहब। फिरोज शाह मेहता जी के द्वारा इसको फाउंड किया गया था। क्लियर होगी बात? हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम पीएनबी। मैंने क्या बोला आपको कि स्वदेशी आंदोलन के चलते हुए इस बैंक को बनाया गया। यही इस बैंक की खास बात है कि आंदोलन में से एक बैंक को बनाया जा रहा है। आंदोलन में से एक बैंक को बनाया जा रहा है। ठीक है, बात समझ आई क्या कहना चाह रहा हूं? डन। चलिए, पीएनबी के फाउंडर कौन थे? देखो मैंने लिखा भी हुआ है कि पंजाब नेशनल बैंक को लाला दयाल सिंह के द्वारा, इनको लाला दयाल सिंह भी कहते हैं, इनको सरदार दयाल सिंह भी कहते हैं, और लाला लाजपत राय जी के द्वारा, इन दोनों के द्वारा पीएनबी को 1894 में लाहौर में इसको फाउंड किया गया था। ठीक है, चलिए, फिरोज शाह मेहता, बेटा ये फिरोज शाह मेहता फारसी है, मतलब हमारे पारसी लोग हैं, पारसी हैं, पारसी। सर इज इट अ कमर्शियल बैंक? यस इट इज अ कमर्शियल बैंक। ठीक है, बैक स्लाइड कर दूं। अच्छा एक बात सुन लो मेरी, आप जो पॉइंट मैं यहां पर लिख रहा हूं, आपको ये नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, ये नोट्स आपको यहां मिल जाएंगे। ठीक है, ये नोट्स आपको आपके पीडीएफ के अंदर मिल जाएंगे। जब मैं कहूंगा कि ये नोट्स बनाओ, आपने तब वो नोट्स बनाने हैं, ध्यान रखिएगा बात मेरी। ठीक है, बात समझ आ गई? बोलिए यस और नो। बात समझ आ गई? बोलो यस और नो। डन, बहुत ही अच्छे। अब चलेंगे थोड़ा सा इस पॉइंट पे। ये बैंक ऑफ कैलकाटा एक बनाया गया था 1806 में, बैंक ऑफ बॉम्बे बनाया गया 1840 में, बैंक ऑफ मद्रास बनाया गया 1843 में। ठीक है, 1921 में इन तीनों को मिलाकर, 1921 में इन तीनों को मर्ज करके एक बैंक बनाया गया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। बैंक बनाया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। आपने इसका नाम जरूर सुना होगा। ठीक है, उसके बाद 1921 के बाद 1955 में, 1955 में इस बैंक का नाम चेंज करके कर दिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्या कर दिया भैया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई। क्या कर दिया? एसबीआई इसका बैंक कर दिया। ठीक है, तो 1 जुलाई 1955 में एसबीआई का राष्ट्रीयकरण या एसबीआई का नेशनलाइजेशन, एसबीआई का राष्ट्रीयकरण या एसबीआई का नेशनलाइजेशन किया गया। और ये एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आता है, एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आता है। ठीक है, एक बार आपके एग्जामिनर साहब शायद घर से लड़ाई करके आए थे, उन्होंने क्वेश्चन दिया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो सब्सिडियरीज थी, जो सब्सिडियरीज थी, ठीक है, उसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ? उसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ? किस साल में हुआ? 99% बच्चे इसका आंसर 1955 लगाकर आए थे, लेकिन करेक्ट आंसर है 1959। लेकिन करेक्ट आंसर है 1959, क्योंकि बच्चों को यह नहीं पता कि एसबीआई की सब्सिडरीज या एसबीआई की सहायक ब्रांचें क्या थी। बच्चों को यह नहीं पता ना कि एसबीआई की सब्सिडरीज या एसबीआई की सहायक ब्रांचें क्या थी। अब जब यह बात पता ही नहीं है तो बंदा आंसर कैसे लगाएगा? आप में से काफी लोगों ने नाम सुना होगा कि स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ त्रिवेणकोर, स्टेट बैंक ऑफ जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, स्टेट बैंक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये क्या थी? ये स्टेट बैंक की सब्सिडरीज है। उन राज्यों में स्टेट बैंक की सहायक ये ब्रांचेस हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि 2017 में ये बात कर रहा हूं आपसे मैं कि 2017 में क्या किया गया? ये रियलाइज किया गया कि भाई ये जो एसबीआई की सहायक ब्रांचें हैं, ठीक है,
ये तो किसी प्रकार का कोई फायदा कर ही नहीं रही है ना। तो 2017 में एसबीआई और जो एसबीआई की सब्सिडरीज थी, एसबीआई की जो सब्सिडरीज थी, उन दोनों को मिला दिया गया और उन दोनों को एसबीआई बैंक में, उन दोनों को एसबीआई बैंक में जोड़ दिया गया। ठीक है, साथ साथ एक भारतीय महिला बैंक स्टार्ट किया गया था, एक भारतीय महिला बैंक स्टार्ट किया गया था, जिसका उद्देश्य था कि इस बैंक में सिर्फ, इसका उद्देश्य था कि भाई ये सिर्फ बैंक में फीमेल, बैंक में सिर्फ फीमेल काम करेंगी और फीमेल का ही अकाउंट खोलेगा। 2013 में इसकी स्थापना करी गई थी, 2013 में इसकी स्थापना करी गई थी और 2017 में इसको एसबीआई के अंदर मर्ज कर दिया गया। मुझे याद है कि ये 2013 की बात, कि जब ये बैंक बना तो इसी के आसपास एक फीमेल को लेके डिसीजन और भी आया था कि भाई मेट्रो में एक डब्बा, दिल्ली मेट्रो में एक डब्बा फीमेल के लिए अलग कर देंगे। बहुत लॉजिकल है, बहुत ज्यादा लॉजिकल था, क्योंकि हमारे मतलब कहते हुए शर्म भी आती है कि हम लड़कों में से कुछ लड़के ऐसे हैं जो, जिनके अंदर खून में बदतमीजी भरी हुई है, और 2-3 बार तो मेरी भी लड़ाई हुई है मेट्रो में। करते हैं लोग ऐसी हरकतें कि अभी कभी आप बर्दाश्त नहीं कर पाते, क्योंकि लोग भूल जाते हैं कि जो कोई अगर लड़की जा रही है मेट्रो में या बस में या कहीं पर भी, वो भी किसी की बहन है, यानी कि बेसिक इंसान है, राइट। तो किसी को बदतमीजी करने का कोई मेरे ख्याल से हक नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। हाँ जी, वेलकम टू दिल्ली मेट्रो, ये होता है, 1-2 बार तो मेरी भी हुई है, हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो बड़ी बहुत जबरदस्त था वो। मैं तो कहता हूं एक की जगह 2 कर देने चाहिए, कि 2 डब्बे लड़कियों के अलग कर दो, बाकी लड़कों के अलग कर दो। ठीक है, उसी समय एक डिसीजन ये वाला आया, भारतीय महिला बैंक। ठीक है, मैंने पापा को बोला था उस समय कि ये डिसीजन सही नहीं है, ये डिसीजन खराब डिसीजन है। पापा ने पूछा क्यों भाई, एक तरफ तू कह रहा है कि मेट्रो का तो बढ़िया है और ये खराब है। मैंने कहा प्रॉब्लम नहीं है, अभी इस समय जब मैं किसी बैंक में जाता हूं, उस बैंक में एक पियोन भी है जिसके हाथ में बंदूक है, और जितने भी लोग अंदर हैं उनमें से 99% पढ़े लिखे लोग हैं, 99% पढ़े लिखे लोग हैं। तो आज तक मैंने बैंक में नहीं देखा कि किसी फीमेल के साथ बदतमीजी करी हो। बताइए, आपने कभी देखा किसी ने कि बैंक में किसी फीमेल के साथ बदतमीजी हुई हो? मैंने कभी नहीं देखा। यहां पे मेरी छोटी बहनें भी हैं, नहीं होता, कोई जरूरत ही नहीं थी। अगर आपको लगता है कि कुछ फीमेल्स कंफर्टेबल नहीं होती हैं, तो आप बैंक के अंदर एक अलग डेस्क बना दो कि भैया ये आप, ये फीमेल डेस्क है, फीमेल को लगता है कि बात नहीं कर पा रहे लड़कों से, तो वहां जाके उनसे बात कर लो, कोई दिक्कत नहीं। एक फीमेल गार्ड बिठा दो, एक फीमेल गार्ड, एक फीमेल पियोन और एक फीमेल एक्स्ट्रा पर्सन जो फीमेल डेस्क संभालेगा, दैट्स इट। इस पूरे माजरे को सुलझाने के लिए एक बैंक बनाने की जरूरत नहीं थी। तो यही हुआ एंड में, ये कुछ आपके कुछ सालों के बाद, 4-5 सालों के बाद इस बैंक को बंद ही करना पड़ा, और 2017 में इस बैंक को मर्ज कर दिया, और ये बैंक का खात्मा हो चुका है। अब सिर्फ जितनी ब्रांच खोली थी उसको एसबीआई बैंक ही बना दिया। ये करने के बाद एसबीआई भारत का लार्जेस्ट बैंक बन जाता, ये करने के बाद भारत का ये लार्जेस्ट बैंक बन जाता। ठीक है, कह रहा कि सर आपकी लड़ाई क्यों हुई थी? छेड़ रहा था को बदतमीज किसी लड़की को, तो पहले मैंने समझाया उसको, अब वो नहीं माना, फिर एक आध हाथ भी चल गया था, फिर जब एक हाथ मैंने चलाया तो बाकी सारे लोग भी आ गए, उनको उसने पकड़ लिया, बंदे को 2-4 और लगाए उसमें, फिर उसको मेट्रो से बाहर भी निकाल दिया। मुझे फिर बोल के भी गया था वो कि भाई यहीं जाता है ना रोज तू, मेरे को पता है, तेरे को बताऊंगा मैं कल। तो थोड़ा सा डर लगा मुझे कि भाई कहीं 4-5 लड़के लेके ना आ जाए, बट ठीक है, ऐसा कुछ नहीं हुआ, थिंग्स वर नॉर्मल, कुछ नहीं हुआ था। उसके बाद सीआईएसएफ नहीं आई होगी यार, हमने उसको बाहर निकाला, हम चले गए, हमारी मेट्रो चली गई आगे। उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ, नो आइडिया। मुझे लगा कि हेल्प करनी चाहिए, मैंने हेल्प कर दी, दैट्स इट, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सर उसको धुन देते या ट्राई तो यही करना चाह रहा था, लेकिन मेरे मतलब फर्क जरूरत नहीं पड़ी,
भीड़ नहीं धुन दिया उसको, है ना भैया। कह रहे नोएडा मेट्रो आओ सर कभी। अरे मुझे पता है, मैं ये नोएडा, गुड़गांव, नांगलोई, ये मैं सब घुमा हूं, मुझे पता है हालात बहुत खराब है, बहुत हालात खराब है। लेकिन मुद्दा यह है कि अगर जो हमारे जो लड़के हैं जो ऐसी हरकतें करते हैं, उनको अगर समझ में आ जाए कि ये करने से ना तुझे कुछ मिल रहा है, जिसके साथ तू कर रहा है उसका तो पूरा दिन खराब हो जाएगा। बंदा सोचता रहता है यार कि यार मतलब क्या क्या क्यों टच किया ऐसे किसी को, राइट। तो भगवान करे कि समझ हमें आ जाए सब लोगों को कि ऐसा नहीं करें, राइट। चलो कोई बात नहीं। तो इसके बाद हम यहां तक पहुंच जाते हैं, लार्जेस्ट बैंक हमारा एसबीआई है, ठीक है। अच्छा, दो तरीके की बातें होती हैं। एक होता है लार्जेस्ट बैंक, कि सबसे ज्यादा संपत्ति किसके पास है या सबसे ज्यादा एसेट्स किसके पास है, एक पॉइंट ये होता है। एक होता है मार्केट कैपिटलाइजेशन, एक होता है मार्केट कैपिटलाइजेशन, कि मार्केट में ज्यादा किसके पैसे लगे हुए हैं, या मार्केट में जो कैपिटलाइजेशन है, पूंजी है, वो ज्यादा किसकी लगी हुई है, बताइए। एनी आइडिया? ये दोनों आंसर अलग अलग है। अगर लार्जेस्ट बैंक संपत्ति एसेट्स की बात करूंगा तो एसबीआई है, लेकिन अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करूंगा तो राइट आंसर इज, वेरी गुड, राइट आंसर इज एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक मार्केट कैपिटलाइजेशन के केस में एक लार्जेस्ट बैंक है, एक लार्ज। मुझे एक्चुअली नहीं पता था ये वाला, ये पॉइंट मुझे नहीं पता था। अभी कुछ 2-3 महीने पहले मैं बैठा था अपने भैया के साथ, तो मेरे भैया शेयर मार्केट में पैसे लगाते हैं, मतलब उनका काफी इंटरेस्ट है पापा का, भैया का। तो मेरे को उसने बताया कि एचडीएफसी इंडिया में मार्केट कैपिटलाइजेशन में लार्जेस्ट बैंक है। फिर मैंने उसको बताया कि अगर एसेट्स को देखूंगा तो एसबीआई लार्जेस्ट बैंक है। तो हम दोनों ने कुछ सीख लिया उस दिन, ठीक है। चलिए, तो इसी पे हमारा जो बैंक्स को लेकर एक कुछ क्वेश्चंस थे वो यहां पर कवर हो जाते हैं। फिर आता है हमारे यहां पर कि भैया फंक्शंस ऑफ बैंक्स, ठीक है। फंक्शंस ऑफ बैंक्स को समझने से पहले हमें यह समझना पड़ता है कि बैंक्स कितने प्रकार के होते हैं। फंक्शंस ऑफ बैंक्स को समझने से पहले हमें समझना पड़ता है कि बैंक्स कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। हम बैंक्स को बेसिकली 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक पब्लिक सेक्टर बैंक, एक हमारा गलत हो गया है, एक होते हैं हमारे कमर्शियल बैंक्स, एक होते हैं कमर्शियल बैंक्स, एक होते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स, एक होते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स, एक होते हैं हमारे स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, एक होते हैं हमारे पेमेंट बैंक्स, एक होते हैं हमारे पेमेंट बैंक्स। ये दोनों हमारे न्यू एज बैंक्स हैं, इनको न्यू एज बैंक्स भी कहा जाता है। इनको डिफरेंशिएटेड बैंक्स भी कहा जाता है, ठीक है। क्यों कहा जाता है, ये क्या करते हैं, ये बात की बात है, अभी सिर्फ सुन लो, ठीक है। कमर्शियल बैंक्स को हम अलग तरीके डिवाइड करेंगे, इसके आगे डिवाइड और भी होगा, कि पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, फॉरेन बैंक यानी कि विदेशी, फॉरेन बैंक यानी कि विदेशी बैंक, ठीक है। एंड में आएगा RRBs यानी कि रीजनल रूरल बैंक्स, यानी कि रीजनल रूरल बैंक्स, राइट। फिर आता है कोऑपरेटिव बैंक, ये दो में डिवाइड होगा, बहुत सिंपल है कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, इनको हिंदी के अंदर बोलते हैं भैया सहकारी बैंक, इनको हिंदी के अंदर बोलेंगे सहकारी बैंक। तो यहां पर आएगा शहरी सहकारी बैंक एंड रूरल
कोऑपरेटिव बैंक्स, यानी कि ये शहरी ये ग्रामीण, ये शहरी ये ग्रामीण, ठीक है। फिर आके ये स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक, ये आपके बैंक्स के टाइप्स हैं, ये आपके बैंक के टाइप्स हैं, ठीक है। अब चलेंगे वापस हमारी उस कॉन्सेप्ट पे कि भाई हमारे बैंक्स के फंक्शंस क्या होते हैं, कि फंक्शंस ऑफ बैंक्स, मुझे लगता है कि हम इसको डिटेल तो कल ही कर पाएंगे, आज बस लिख लेंगे ये फंक्शंस क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो बैंक्स के जो हमारे फंक्शंस हैं, हमारे जो बैंक्स के फंक्शंस हैं, उनको हमेशा मैं दो तरीके से डिवाइड करता हूं। एक हमारे होते हैं प्राइमरी फंक्शंस, एक हमारे होते हैं प्राइमरी फंक्शंस, ठीक है। एक होते हैं हमारे सेकेंडरी फंक्शंस, एक होते हैं हमारे सेकेंडरी फंक्शंस, ठीक है। अच्छा, प्राइमरी में और सेकेंडरी फंक्शन में क्या फर्क होता है, आप मेरे को बताओ कि आपके अकॉर्डिंग पेन का क्या क्या यूज है, आपके अकॉर्डिंग एक पेन का यूज क्या क्या होता है, बताइए। लिखना है ना, देखो वैसे पेन का यूज लिखना है, लेकिन पेन से और भी काम करे जाते हैं। पेन से आप पेन फाइट कर सकते हो, है ना। पेन से आप कान खुजा सकते हो, है ना। पेन से आप, पेन के ढक्कन से आप टाई ठीक कर सकते हो, है ना। अच्छा पेन हो, यहां पर लगाओगे शर्ट पे तो पर्सनैलिटी आती है, लुक आती है। पेन को आप गिफ्ट कर सकते हो, ठीक है। तो जो जो हमारे बैंक के मेन फंक्शन है उनको बोलेंगे प्राइमरी फंक्शन, और जो मेन के अलावा बाकी फंक्शन बच गए उन्हें बोलेंगे सेकेंडरी फंक्शन, उनको बोलेंगे सेकेंडरी फंक्शन, ठीक है। अब यहां पर प्राइमरी या मेन फंक्शन को भी दो प्रकार से डिवाइड किया जाता है। एक, लोगों के पैसों को जमा करना, डिपॉजिट करना, ठीक है। दूसरा, लोगों को एडवांसेस, यानी कि लोगों को लोन प्रोवाइड करना। एडवांसेस में क्या क्या आता है, लोगों को लोन देना, लोगों को ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी प्रोवाइड करना, साथ में लोगों को क्रेडिट कार्ड भी देना। क्रेडिट कार्ड भी एक तरह का लोन ही होता है, क्रेडिट कार्ड भी एक तरह का लोन ही होता है, ठीक है। डिपॉजिट भी दो प्रकार से डिवाइड होगा, कैसे, एक होता है डिमांड डिपॉजिट, एक होता है डिमांड डिपॉजिट, ठीक है। एक होता है टाइम डिपॉजिट, एक होता है डिमांड डिपॉजिट, एक होता है टाइम डिपॉजिट, ठीक है। अब जब मैं आपसे डिमांड डिपॉजिट की बात करूंगा, मैं आपसे टाइम बात करूंगा, तो इसके भी दो प्रकार है। डिमांड भी कौन सा होता है, डिमांड में आता है एक सेविंग अकाउंट, एक आता है करंट अकाउंट, एक आता है सेविंग अकाउंट, एक आता है करंट अकाउंट। टाइम में आता है, एक आता है फिक्स्ड डिपॉजिट यानी कि एफडी, एक आता है रिकरिंग, एक आता है रिकरिंग डिपॉजिट यानी कि आरडी। एक होगा फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, एक होगा रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, एक होगा रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, ठीक है। सिर्फ सुन लो क्या बता रहा हूं, इस एक एक चीज को हम कल डिस्कस करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। इस एक एक चीज को डिस्कस किया जाएगा, बात समझिए, ठीक है, टेंशन मत लो। अब आता है कि भाई सेकेंडरी फंक्शन कौन कौन से हो सकते हैं, बताना जरा मुझे एक बार। इनके अलावा किसी बैंक्स के फंक्शन क्या क्या हो सकते हैं, बताइए जरा मुझे एक बार, आंसर दो। जैसे आपको बैंक में लॉकर की फैसिलिटी मिलती है कि आप अपने आभूषण को, प्रॉपर्टी के कागज को, इन सब को, प्रॉपर्टी के कागज को, इन सब को आप लोग क्या कर सकते हो, लॉकर फैसिलिटी ले सकते हो, ठीक है। जैसे आपने कोई फंड को ट्रांसफर करना है कि मेरा बिजनेस चल रहा है, मुझे रोज 5-5, 6-6 लाख ट्रांसफर करने पड़ते हैं, फंड ट्रांसफर बैंक के थ्रू करते हो, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में करते हो, यही बैंक का फंक्शन ही हुआ ना। जैसे आपने कोई गाड़ी ली, आपने कोई ईएमआई पे करनी है, बैंक आपको ऑप्शन देता है कि आप ऑटोमेटिक पे लगा दो, है ना, कि आपकी एक
इसे बोलते हैं पीरियोडिक पेमेंट, इसे बोलते हैं पीरियोडिक पेमेंट, कि आपके एक पर्टिकुलर डेट पे आपकी ईएमआई, आपकी किस्त चली जाएगी। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, आपने ईएमआई पे करनी है, आपने इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना है। ठीक है, तो इस तरीके से बैंक आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है कि आपकी लाइफ को आसान कराने के लिए। ठीक है, आपकी लाइफ को आसान कराने के लिए। ठीक है, इसके साथ साथ एक बड़ा अच्छा जो एक पॉइंट है जो आपको समझ नहीं आएगा किसी को, एक होता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, एक होता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। यह भी काम बैंक आपके लिए करता है, यह भी काम बैंक आपके लिए करता है। यह भी सारे उसके सेकेंडरी फंक्शन में ही आएगा। क्या होता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट? जैसे मानो कि मैंने शेयर मार्केट में पैसा लगाने के लिए, शेयर मार्केट के अंदर पैसा लगाने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमें एक डीमैट अकाउंट खोलना पड़ता है, हमें एक डीमैट अकाउंट खोलना पड़ता है। मानो कि मैंने मेरे पास रिलायंस के शेयर्स हैं, मेरे पास इन्फोसिस के शेयर्स हैं, मेरे पास एसबीआई के शेयर्स हैं, मेरे पास एचडीएफसी के शेयर्स हैं, या मान के चलो मेरे पास टाटा मोटर्स के भी शेयर्स हैं, टाटा मोटर के भी शेयर्स हैं। ये जो पूरा का पूरा मेरा एक ग्रुप ऑफ शेयर्स है, ये जो पूरा मेरा एक ग्रुप ऑफ शेयर्स है, इसे बोलते हैं पोर्टफोलियो, इसे बोलते हैं पोर्टफोलियो। क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं पोर्टफोलियो। बात समझ आई या नहीं आई? इसे बोलते हैं पोर्टफोलियोस। ठीक, तो जैसे अब मैं तो गरीब आदमी हूं, है ना, मैं खुद शेयर खरीदता हूं, खुद शेयर बेचता हूं, कुछ पैसे बच जाते तो पार्टी कर लेता हूं। लेकिन जो लोग बहुत अमीर हैं, करोड़ों में, अरबों में, खरबों के अंदर खेल रहे हैं, जो एक एक बार में 1-1 लाख शेयर खरीद लेते हैं, तो उनके पास ना टाइम नहीं होता। तो बैंक उनको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आपके बदले आपके पोर्टफोलियो को मैनेज करने का काम हमारा है। कब शेयर बेचने हैं, कब शेयर खरीदने हैं, यह काम हम करेंगे, और आपको हम लोग एक इंटरेस्ट, आपको एक रिटर्न जो है वो ला कर देंगे, आपको जो हम रिटर्न ला कर देंगे। ठीक है, तो यही काम अगर बैंक करेगा तो बैंक का फंक्शन होगा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का। अगर बैंक करेगा तो बैंक का मतलब होगा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का। अगर समझ आया तो कोई बात नहीं, नहीं आया तो आपके एग्जाम को लेकर कोई ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। ठीक है, हाँ जी, उसके चार्ज भी लेगा, उसकी कमीशन भी लेगा बैंक, उसमें कोई डाउट की बात नहीं। ठीक है भैया, तो एक बात बताओ कि आज जो हमने पढ़ा, हमने काफी कुछ पढ़ लिया एक ही क्लास के अंदर, अगर देखा जाए तो चेक करें। आओ जरा क्लास का एक देखते, क्लास में क्या क्या पढ़ लिया हमने आज। हमने आज क्लास को यहां से स्टार्ट किया, हमने ये सब पढ़ा, हमने थोड़ी चित्रकारी करी। ठीक है, आगे बढ़ के हमने कुछ रेगुलेशन एक्ट के बारे में पढ़ा। ठीक है, फिर हमने आगे बढ़ के कुछ ये देखा कि बैंक्स कैसे काम करते हैं, पहला बैंक कौन सा बना, हमने बैंक का एवोल्यूशन समझा कि भारत में बैंकों का विकास कैसे हुआ। फिर आगे बढ़ के हमने देखा कि भैया पहला इंडियन बैंक कौन सा था, पीएनबी कब बना, किसने बनाया, पहला सार्वजनिक बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक कौन सा है, पहला कमर्शियल बैंक कौन सा है। फिर हमने बंगाल के विभाजन के बारे में देखा कि कौन सा बैंक स्वदेशी बैंक कहलाता है। फिर हमने देखा कि 3 बैंक अंग्रेजों ने कब स्टार्ट किए, प्रेसिडेंसीज बैंक कब चालू हुए, इन तीनों बैंकों को मर्ज करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना, जिसको एसबीआई में कन्वर्ट किया गया। राइट, फिर देखा हमने कि एसबीआई की सब्सिडरीज 2017 के अंदर मर्जर हुआ, जिसके अंदर एक भारतीय महिला बैंक भी ऐड किया गया। भारत का लार्जेस्ट बैंक एसेंट में, संपत्ति में एसबीआई है, मार्केट कैपिटलाइजेशन में एचडीएफसी है। फिर हमने इसके बाद भारत के ये देखा कि भारत में जो बैंक्स कितने प्रकार के होते हैं, हमने ये पढ़ा। ठीक है, ये हम पढ़कर आए हैं कि भारत में बैंक्स कितने कितने के प्रकार के होते हैं। फिर हमने ये पढ़ा कि भैया बैंकों का फंक्शन क्या होता है। कल क्लास स्टार्ट होगी यहीं से, और इनको एक एक करके पढ़ने का ट्राई करेंगे। आप लोगों से मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको आज क्लास अटेंड करके मजा आया या नहीं आया? सिंपल, आपको क्लास अटेंड करके मजा आया कि नहीं आया? सिंपल, बस आया, बहुत बढ़िया। अब जो बच्चे इस क्लास को एज अ डेमो देख रहे हैं, अब जो बच्चे इस क्लास को एज अ डेमो देख रहे हैं उनको बता देता हूं मैं। ठीक है,
अगर तो आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो बैच हमारा 23 अप्रैल से चालू हुआ था, ठीक है। अगर आप एसएससी में सीएचएसएल सीजीएल की तैयारी कर रहे हो तो हमारा 29 अप्रैल यानी कि आज से बैच चालू हो रहा है। ये एक डेमो क्लास है। आप जो बैच ज्वाइन करोगे उसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास हुई है आज वाले में, और आरपीएफ का बैच आपका 23 अप्रैल को स्टार्ट हो चुका है। लेकिन यहां पर जो आपको बताना चाह रहा हूं, आज हमारा लास्ट डे है। तो आप में से अगर आप में से कोई बच्चा रेलवे की तैयारी कर रहा है तो सिर्फ आज के लिए ऑफर है ये वाला कि यहां जाएंगे आप ऑल कोर्सेज पर, जाएंगे रेलवे पर, आप जाएंगे आरपीएफ पे। तो आरपीएफ का जो हमारा बैच है परिवर्तन बैच, ये 23 अप्रैल को चालू हुआ था, ठीक है। मैं कहूंगा कि आप आरपीएफ के बैच की जगह आप रेलवे का महापैक लें। रेलवे के महापैक में आपको आज तो डबल वैलिडिटी प्लस एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है सिर्फ आज रात 12 बजे से पहले, ठीक है। रेलवे महापैक में रेलवे के हर एग्जाम के लिए आपको एक बैच मिल जाएगा, ठीक है। इसमें आपको रेलवे के लिए हर एग्जाम के लिए अलग अलग लाइव क्लासेस, हर एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज, हर एग्जाम के लिए ई बुक, हर एग्जाम के लिए रिकॉर्डेड बैचेस मिल जाते हैं। जिस बच्चे का रेलवे के महापैक में इंटरेस्ट है, बाय नाउ पर क्लिक करेंगे, डिस्काउंट कोड लगाएंगे Y724, अप्लाई करेंगे। सिर्फ 1680 रुपए की फीस में, सिर्फ 1680 रुपए की फीस में आपको यह बैच मिल रहा है। यह फीस नहीं देनी है, यह फीस है। और मिल भी किसके लिए है बेटा? 24 महीने के लिए बैच मिल रहा है। डिस्काउंट कोड Y724 आपको बैच मिल जाएगा। जिस एग्जाम में सीबीटी 1 आता है उसके लिए सीबीटी 1 की क्लासेस, जिसमें सीबीटी 1 और सीबीटी 2 आते हैं उसके लिए दोनों की क्लासेस आपको बैच के अंदर मिल जाती हैं। चाहे एएलपी, टेक्नीशियन, आरपीएफ, एसआई कांस्टेबल, एनटीपीसी, ग्रुप डी कोई भी हो, यू विल गेट एवरीथिंग टू क्लियर योर एग्जाम। यानी कि लाइव क्लासेस, टेस्ट, ई बुक, रिकॉर्डेड बैचेस, एवरीथिंग आपको मिल जाएगा। 1680 में आपको अगर ये बैच आपको लगता है कि आपके काम आता है तो Y724 डिस्काउंट कोड लगाइए। अगर आपने डिस्काउंट कोड लगाया तो मेरी तरफ से आपको 1000 एमसीक्यूज की ई बुक एज अ गिफ्ट, या फिर ऐसा बोलिए एज अ फ्री, मेरी तरफ से बच्चों की हेल्प के लिए एक चीज आपको मैं दे दूंगा क्लासेस ज्वाइन करते ही। तो रेलवे के महापैक के लिए 1680 में आज ही जुड़िए। अब आप में से बहुत सारे बच्चे एसएससी के एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, हम एक बार जरा उसकी बात भी कर लेते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं कि आप अगर एसएससी के सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा सीएचएसएल का बैच 29 तारीख को चालू हुआ है, हमारा एकलव्य बैच, ठीक है। 1100 कुछ रुपए की फीस के अंदर आपको बैच मिलेगा, डिस्काउंट कोड Y724 लगा के। जैसे अगर आप लोग एसएससी के सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो इसका बैच भी, फाउंडेशन बैच भी आज चालू हो रहा है और सीजीएल का बैच भी आज चालू हो रहा है। टीयर 1 टीयर 2 दोनों कवर कराया जाएगा। लेकिन अगर आप एसएससी 2024 को रियलिटी में एक एग्जाम 2024 या 2025 आप दोनों साल में कोई एग्जाम पास करने का देख रहे हैं तो ये आप एसएससी का महापैक लो। आपको एसएससी का महापैक लेना है। इस महापैक में आपको एसएससी के हर एग्जाम के, चाहे वो एमटीएस, सिलेक्शन पोस्ट, स्टेनो, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ, दिल्ली पुलिस, सब कुछ आपको इसके अंदर मिल जाएगा। जीडी के अंदर भी इसका काम आएगा, जीएसटी में काम भी आएगा, स्टेनो के अंदर भी काम आएगा, राइट। तो आपने क्या करना बेटा, अगर आपको लगता है कि आपको लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, ई बुक, वीडियोस चाहिए तो अभी आपको 12 + 12 24 महीने की वैलिडिटी मिल रही है। यानी कि अप्रैल 2026 तक आपको मिल जाएगा। आप लगाएंगे यहां डिस्काउंट कोड बाय नाउ Y724, अप्लाई करेंगे। सिर्फ और सिर्फ 2729 में आपको एसएससी का महापैक मिल रहा है। अगर आप मुझसे पूछें रियलिटी, अगर आप Y724 ये डिस्काउंट कोड लगाते हैं तो इस फीस की जगह ये फीस आपको देनी पड़ेगी सिर्फ 2729 रुपए। अगर आपने एसएससी महापैक को अच्छे से तैयारी कर ली तो इसी से आपका एसएससी प्लस रेलवेज दोनों के दोनों बेटा इसी से आपके क्लियर हो जाएंगे। ये बात मैं आपको बता रहा हूं। दैट्स इट, आज के लिए इतना ही, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। अगर आपको लगता है कि आपको इनमें से कुछ भी चाहिए तो बैच लीजिए, नहीं लगता तो मत लीजिए, सिंपल सी बात है। डिस्काउंट कोड Y724 लगाइएगा, अदरवाइज आपको फीस महंगी पड़ेगी। तो
अच्छा, ई बुक्स आप जैसे ही बैच में ज्वाइन करेंगे आपको ई बुक्स का एक्सेस मिल जाएगा लॉगिन करते ही, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। ठीक, बेटा एनवीएस का बैच तो 16 अप्रैल को चालू हो चुका है। ठीक है, उस पर आप ज्वाइन कर सकते हो। जो क्लास चल चुकी है आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगी, और जो क्लास अभी आपको लाइव हो गया आप लाइव देख सकते हैं। ठीक है सुनेहा जी, तो आज के लिए इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, बाय बाय।